नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने यह यूट्यूब चैनल यूपीएससी की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के साथ साथ विशेष तौर पर वे परीक्षार्थी जो लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की गई हैं टीम दृष्टि के द्वारा, जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को विशेष तौर पर फोकस करके उसके लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि विद्यार्थी सीख सकें, रणनीति बना सकें, प्रश्न आने वाले जो प्रश्न हैं उन तक उनकी पहुंच की सुनिश्चितता हो सके, ताकि अंतिम रूप से वो चयनित भी हो सके। दृष्टि आईएएस का यह भी प्रयास है थिंक विदाउट इंक, अर्थात बिना लिखे भी आप चीज़ों को समझ सकें, समझ करके व्यवहारिक रूप से उसका क्रियान्वयन अर्थात प्रेजेंट कर सकें, ताकि अच्छे अंक से आपका चयन भी हो। हालांकि यह जो वीडियो है वो प्रारंभिक परीक्षा पीटी के लिए है, परंतु कई विद्यार्थी जो यूपीएससी में बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वो भी एमपीपीसीएस के पीटी में ही कई बार रुक जाते हैं। तो दृष्टि आईएएस का यह एक सारगर्भित प्रयास है, जिसके माध्यम से हम आप तक उस गुणवत्ता को, दक्षता को पहुंचाना चाहते हैं कि कंटेंट या कंसेप्ट को किस प्रकार से आप पिक करें, ताकि परीक्षा में कम मेहनत में भी आप लगन के साथ तैयारी करते ही हैं, सफल हो सकें। तो आज का वीडियो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2018 में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा का तीसरा पार्ट है, तीसरा वीडियो है, क्योंकि लगभग कुल 28 प्रश्न भूगोल, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी से आए थे, जिसके लिए हमने 3 वीडियोस प्रिपेयर किए। पहले वीडियो पार्ट 1 में 10 प्रश्न थे, दूसरे वीडियो पार्ट 2 में 9 प्रश्न, और यह तीसरा वीडियो भी 9 प्रश्नों का ही है। तो कुछ प्रश्न तो वैसे ओवरलिंक करते हैं, इंटरलिंक हो जाते हैं विज्ञान से भूगोल या पर्यावरण में, या अर्थव्यवस्था से भूगोल में। उन प्रश्नों को उधर भी इधर भी आप देख सकते हैं। चलते हैं तीसरे वीडियो के प्रश्नों की ओर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2018 में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के तीसरे वीडियो में चलते हैं प्रश्नों की ओर और समझते हैं ट्रेंड या पैटर्न क्या है। तो जो पहला प्रश्न है तीसरे वीडियो का, पाक जलडमरू मध्य किनके मध्य स्थित है। अब जिन्होंने बिल्कुल नई तैयारी शुरू की है उनके साथ ही समस्या जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पाक जलडमरू मध्य। पाक से अनुमान उनका पाकिस्तान से हो जाएगा, लेकिन ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहाँ पर जो रामेश्वरम का, यहाँ जो कावेरी नदी मिलती है, यहीं पे श्रीलंका है ऐसे। यहीं पर मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरू मध्य है। ये कवला जुला का है, तो ये उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ऐसे जो मेन जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या डंकन पास, ये सब कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस हैं जो मैप के थ्रू आप समझने का प्रयास कीजिए। डंकन पास को ही आगे बढ़ाते हुए मलेशिया के अंतर्गत जो क्रू अस्थमस बनाया गया, क्रू अस्थमस को काट करके जलमार्ग बनाया गया ताकि दूरी को कम किया जा सके। भारत और श्रीलंका के बीच में सेतु समुद्रम परियोजना बनाया गया। थोड़ा यह ध्यान होना चाहिए कि सेतु समुद्रम परियोजना कहाँ से गुजरा है, कितनी दूरी तक कम करता है। साथ डंकन के पास में भी खनन का कार्य चल रहा है, ताकि खुदाई करके वहाँ पे और बड़े बड़े जहाज़ों के निकलने का या आने और जाने का बेहतर रास्ता बनाया जा सके। तो वो कौन सा लोकेशन है ये तो आपको अनिवार्यतः जानना चाहिए, प्लस जो अद्यतन कुछ सूचनाएं उससे संबंधित है यह भी जानना चाहिए। तो ये तो बहुत सामान्य सा प्रश्न था, जो विद्यार्थी तैयारी प्रारंभ करते हैं उनको भी ये शायद पता हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। गन्ना। देखिए, गन्ना को आप औषधीय फसल, वैसे तो जो भी ऑर्गेनिक है उसको आप यूज़ करते हैं, लेकिन औषधि के तौर पर यूज़ नहीं करते, या गन्ने के रस से कोई विशेष औषधि नहीं बनाई जाती, तो गन्ना तो बिल्कुल नहीं होगा। घृत कुमारी, जिसको एलोवेरा कहते हैं। कपास, महुआ से वैसे जनजाति कई प्रकार के औषधि बनाते हैं और पीने के बाद तांडव भी करते हैं। महुआ जो खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो वो शराब बनाते हैं बेसिकली, इसको औषधि नहीं कहेंगे, शराब ही कहेंगे। तो एलोवेरा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। इसका हिंदी होता है घृत कुमारी। आपने सुना होगा एक ठंडा तेल भी आता है, घृत कुमारी टंकार, उसका नाम ही रखा गया है। या जो भी ठंडे तेल बनाए जाते हैं, ठंडे मतलब जो गर्मी में लगाए जाते हैं, उसमें घृत कुमारी अर्थात एलोवेरा का यूज सर्वाधिक होता है। उसके अलावा और भी कई केमिकल्स या पेपरमिंट वगैरह भी मिलाया जाता है उसमें, और भी कई से हो सकते हैं, कपूर, लेकिन उसमें घृत कुमारी का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और घृत कुमारी खास करके स्किन के, कॉस्मेटिक्स के जितने सामान बनते हैं उनमें घृत कुमारी या एलोवेरा का यूज़ होता ही होता है।
आजकल ये नगरीय क्षेत्रों में घरों में भी लोग उगाने लगे हैं एलोवेरा। तो औषधीय जो फसल है वो घृत कुमारी ही है, और मध्य प्रदेश में, हरियाणा में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ भी रहा है। बहुत अभी सीमित रूप से ही है, परंतु तेजी से बढ़ रहा है, ये तय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, घृत कुमारी या एलोवेरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। देखिए मध्य प्रदेश पीसीएस में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर आ रहे हैं। जैसे आप अगर देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार को और प्रायद्वीपीय भारत के पठार से कोरिलेट करें हम लोग, तो ये हो जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पहाड़ी को या पर्वत को पहले हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, जो मालाबार या केरल से संबंधित हो जाता है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि सबसे दक्षिणतम श्रेणी कौन सी है। अब देखिए इसमें जो नीलगिरी है, बेसिकली नीलगिरी यहाँ पर जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली श्रृंखला है वही है नीलगिरी, और पूर्वी और पश्चिमी घाट श्रृंखलाएं इसी नीलगिरी में मिल जाती हैं। तो नीलगिरी यहाँ है, लेकिन अन्नामलाई को यदि हम लें तो अन्नामलाई उसके दक्षिण में ऐसे यहाँ पर है, और जहाँ अन्नामलाई समाप्त होती है वहीं पे एक और पर्वत या पहाड़ी है जिसका नाम है कोडाई कनाल। ये बेसिकली पालनी हिल पर है, ये ब्लू वाला पालनी हिल है, ये नीलगिरी है, ये पालनी हिल है। और जहाँ से पालनी हिल अन्नामलाई से मिलता है उसके नीचे आप जाएंगे तो ये हो जाएगा इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डोमम हिल। इसी का दक्षिणी भाग ये कन्याकुमारी तक जाता है। इसी का जो दक्षिणी भाग है वो हो जाता है घड़ियाल पीट सैल या क्रोकोडाइल रॉक। तो यही जाता है कन्याकुमारी तक, और वहीं कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक है। तो ये सब कार्डोमम हिल, कार्डोमम का मतलब होता है इलायची की पहाड़ियाँ, ये मुख्यतः केरल में है। और यहीं पर जहाँ पर ये अन्नामलाई श्रृंखला, कार्डोमम श्रृंखला और प्लस ये पालनी हिल, यहीं पर है सेनकोस दर्रा, जिसे केरल का और तमिलनाडु का द्वार भी कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है दक्षिणतम पर्वत श्रेणी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्डोमम हिल। अन्नामलाई नहीं होगा, नीलगिरी नहीं होगा। नल्ला मल्ला कहाँ पर है भाई? तो आंध्र प्रदेश में ये नल्ला मल्ला है, इसको बोलते हैं नल्ला मल्ला। तेलंगाना से विभाजन होने के बाद भी ये आंध्र प्रदेश राज्य में ही है, लेकिन तेलंगाना का सीमावर्ती क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको। नल्ला मल्ला हिल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे दक्षिणतम हो जाएगा कार्डोमम अर्थात इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, कार्डोमम हिल्स। यही जाता है कन्याकुमारी तक। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है स्थित है। अब देखिए निम्न वायुदाब पेटी अगर आप लेंगे तो व्यापारिक एवं पछुआ वायु पेटी के मध्य, तो व्यापारिक और पछुआ वायु पेटी के मध्य जो है वो उच्च भार पेटी है 30 से 35 डिग्री अर्थात उपोष्ण उच्च भार, अगर हम ऐसे काउंट करें तो। दूसरा है पछुआ एवं ध्रुवीय वायु के पेटी के मध्य, तो ये उपध्रुवीय निम्न भार होता है जहाँ पे ITCZ का निर्माण उस प्रक्रिया में होगा नहीं। ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में तो पूरा उच्च भार होगा, भूमध्य रेखा पर ही होता है ITCZ का निर्माण। उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा। बेसिकली होता क्या है भूमध्य रेखा पर कि अगर आप ये मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ है, हम केवल या 30 से 35 ले लीजिए, 30 से 35, इसी को कहते हैं उपोष्ण उच्च भार। उपोष्ण उच्च भार मतलब हाई प्रेशर। इसके बाद यहां पे हम ले लेते हैं 5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 5 डिग्री साउथ। ठीक है, यही है विषुवतीय निम्न भार, विषुवतीय निम्न भार LP। और फिर ऐसे ही हो जाएगा दक्षिण में 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, इसको कहेंगे अगेन सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल लो हाई प्रेशर। तो यहां दक्षिण से चलती है दक्षिणी गोलार्ध की सरमार्गी वायु, जिसे व्यापारिक पवन भी कहते हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलेगी? बाईं मुड़ जाएगी, और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ के चलेगी,
लेकिन होता ये है कि ये विषुवतीय निम्न भार अर्थात इस प्रदेश को टारगेट करके चलती हैं, परंतु विषुवतीय निम्न भार के सीमा या सीमांत क्षेत्र में पहुंचकर इतनी गर्म हो जाती हैं कि लंबवत ऊपर उठने लगती हैं, जिससे इस प्रदेश के सतह पर इस पवन का प्रवाह नहीं होता। इसको ऐसे देखिए, जैसे अब हम आपको वर्टिकली दिखाते हैं। जैसे ये हो गया 30 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ, और ये हो गया 30 डिग्री साउथ। यानी या 35 भी ले लीजिए जो बना हुआ है, 35 डिग्री साउथ, और इधर भी 35 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे जो पवन का प्रवाह चलेगा तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर चलेगा। यहाँ भी हाई प्रेशर है तो ये पवन यहाँ से चलनी शुरू होगी और 5 डिग्री नॉर्थ के पास पहुंचकर ये इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, और यहाँ से चलेगी तो ये उतनी ऊपर गर्म हो जाएगी कि यहाँ से ऊपर उठ जाएगी। तो ITCZ बेसिकली कहते हैं मिलने को। इसको तोड़िए, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस का मतलब होता है मिलना, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, यानी अंतर मतलब दो ओर का, उष्ण मतलब गर्म, तो ये गर्म क्षेत्र है इसीलिए लो प्रेशर है। अंतर मतलब दो ओर का, तो एक उत्तर का एक दक्षिण का। उष्ण अभिसरण मतलब होता है मिलना, और क्षेत्र यानी एक ऐसा गर्म क्षेत्र जहां दो ओर की वायु आकर आपस में मिले, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। लेकिन ये सतह पर नहीं मिलते, ये थोड़ी ऊंचाई पे मिलते हैं, और इसी प्रक्रिया में ये ऊपर उठ भी जाते हैं। तो ITCZ का निर्माण तो यहां हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या यह ITCZ सतह पर बनता है, तो बिल्कुल नहीं बनता। सतह पर निर्माण होगा डोलड्रम का, इसीलिए विषुवतीय प्रदेश में डोलड्रम पेटी का निर्माण होता है। डोलड्रम मतलब अनिर्णय की स्थिति, किंग कर्तव्य विमूढ़ होने की स्थिति। जैसे आप जाना चाहेंगे या नहीं, तब हम जाना चाह भी रहे हैं, नहीं भी चाह रहे हैं, तो कुछ निर्णय नहीं दे पा रहे। तो इसे डोलड्रम इसलिए कहते हैं चूंकि, ध्यान से देखिएगा, 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ के बीच वायु सतह पर प्रवाहित नहीं होती, चूंकि 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में ही इतनी गर्म हो जाती है कि लंबवत ऊपर उठने लगती है। और जब वो लंबवत ऊपर उठने लगेगी तो ऊपर जाके मिलेगी तो ITCZ तो बन गया, लेकिन सरफेस पे चूंकि इस विश्व सन्मार्गी वायु का प्रवाह नहीं हुआ, इसलिए यह निर्णय कर पाना जलवायु वैज्ञानिकों के लिए प्रारंभिक स्तर पे कठिन हो जाता था कि वायु का प्रवाह हो रहा है या नहीं। यानी वही किंग कर्तव्य विमूढ़ या डोलड्रम की स्थिति, प्रवाह हो रहा है या नहीं, इसलिए कहते हैं उसको डोलड्रम जोन। इसलिए विषुवतीय निम्न भार क्षेत्र में सतह पर डोलड्रम पेटी का निर्माण होता है, और यह डोलड्रम पेटी ही इसीलिए निर्मित होती है चूंकि ITCZ सतह से थोड़ा ऊंचाई पर होता है। ITCZ मतलब दो ओर के एक ऐसा गर्म क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अर्थात एक ऐसा क्षेत्र जो गर्म है और जहां दो ओर से वायु आके मिलती है, उसी को कहते हैं ITCZ अर्थात अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र। तो ये कैसे होगा, क्लियर हो गया। अब आप देखिए तो भूमध्य रेखा पर ITCZ का निर्माण होगा। क्यों होगा? अब यही उत्तर ऐसे ही पूछा जाए कि कहां पर डोलड्रम पेटी बनेगा, तो वो भी हो जाएगा विषुवतीय रेखीय नहीं होगा, विषुवतीय निम्न भार का क्षेत्र। लेकिन जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें तो बाकी वैसे ही नहीं काम करेगा, कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है कि बाकी ऑप्शंस के विषय में हम सोचे भी। तो इस ITCZ का निर्माण निम्न वायुदाब पेटी है जो स्थित होता है भूमध्य रेखीय पर, भूमध्य रेखा पे उसका मेन कंसंट्रेशन होता है, इसको कहेंगे भूमध्य रेखीय निम्न भार का क्षेत्र। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं बढ़िया सा कुछ समझ में आया होगा। और जलवायु विज्ञान पढ़ते समय जो कंसर्न टर्म्स होते हैं, जो उसके और संबंधित अर्थ होते हैं या कंसेप्ट होते हैं, उसको भी आप जानिए। जैसे विद्यार्थी यही करते हैं कि ITCZ पे पूछा गया तो ITCZ पढ़ लिए, लेकिन ये नहीं समझने का प्रयास किए कि डोलड्रम में और ITCZ में क्या अंतर संबंध है। बेसिकली जब वायु सतह से ऊपर उठने लगेगी तो सतह पर उसका प्रवाह इतना मंद होगा कि उसको ट्रेस करना समझना मुश्किल होगा, इसलिए वहाँ सतह पर बनता है डोलड्रम और सतह से थोड़ी ऊंचाई पर बनता है ITCZ। अगर इसी प्रश्न को ऐसे पूछा जाए कि विषुवत रेखीय निम्न भार क्षेत्र के सतह पर ITCZ बनता है, तब ये ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि सतह थोड़ा ऊपर बनता है
सतह पे बनता तो डोलरम पेटी का निर्माण नहीं होता। ठीक है, उम्मीद करते हैं डिटेल में आप इसको भी समझे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस प्रकार के जो प्रमुख दिवस हैं आप उसको प्रयास कीजिए इकट्ठा याद करने का। जैसे पृथ्वी दिवस है, या पर्यावरण दिवस है, या महिला दिवस है, तो ऐसे जो मजदूर दिवस है, तो लगभग करीबन 22 ऐसे बनते हैं प्रमुख जो दिवस हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो प्रायः पूछे जाते हैं। तो ये हो जाएगा 22 अप्रैल। ये बेसिकली 1970 से मनाया जा रहा है। अब थोड़ा सा, जैसे अधिकांश विद्यार्थी फिर यही करते हैं कि 22 अप्रैल याद कर लिए, फिर अगले एग्जाम तक भूल भी जाएंगे। आप ऐसा उसमें कीजिए कि एक पॉइंट लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 से मनाया जा रहा है, और क्यों इसी दिन प्रारंभ किया गया। ऐसे जब जोड़ेंगे आप तो आप याद भी कर पाएंगे उसको, और किसी के बर्थडे से जोड़ दीजिए। जैसे पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे, अंतर्राष्ट्रीय तो हो ही जाएगा क्योंकि पृथ्वी भारत की नहीं है, उसमें और भी लोग हैं, तो पृथ्वी का हैप्पी बर्थडे करते हैं हम लोग 22 अप्रैल को। ठीक है, तो ऐसे बर्थडेज जैसे आप याद रखते हैं, फेसबुक पे ही, आप फेसबुक नहीं अपने व्हाट्सएप पे ही कुछ सेव करके रख लीजिए। व्हाट्सएप नहीं तो फिर कॉपी पे लिख लीजिए, भाई इस दिन इनका बर्थडे है, हम विश कर देंगे। तो ऐसे 22 टोटल हैं, हालांकि ये 22 अप्रैल को ही है। उन 22 को जो प्रमुख हैं भारत और विश्व के, उनको याद कर लीजिए, हैप्पी बर्थडे विश कर दिया कीजिए। तो ये तरीका होता है याद करने का या उसको रिटेन करने का। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। हालांकि देखिए, ध्यान रखिएगा कि एनजीटी का फुल फॉर्म कई हो सकता है, लेकिन एक तरीका होता है मनोवैज्ञानिक प्रश्नों को छांटने का। जैसे कई बार मैं विद्यार्थियों को बताता हूं कि जैसे 2 प्रश्न आपने इतिहास से बनाया, एक प्रश्न और दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर सपोज कीजिए दोनों धर्म से है, एक बौद्ध धर्म से एक जैन धर्म से है। पहले का उत्तर आपको पता है कि बौद्ध धर्म है, तो आप मान के चलिए कि दूसरे का उत्तर बौद्ध धर्म ना होकर के जैन या कुछ और होगा। मतलब कंफ्यूजन यदि बौद्ध और जैन में है, और एक का पता है कि बौद्ध धर्म है, तो दूसरे का प्रायः जैन धर्म होना चाहिए। ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन 90% चांस होता है कि जैन धर्म होना चाहिए, और उसमें वो सही निकलता है। तो एक होता है ना मनोवैज्ञानिक की कैसे प्रश्नों को छांटा जाता है, उसका बनाने का तरीका या प्रारूप क्या हो सकता है। तो कई बार केवल मेहनत से ही नहीं, तकनीकी या रणनीति से भी प्रश्न सही हो जाते हैं, इसलिए मैं तरीके आपको बता रहा हूं। तो इसके पहले का आप प्रश्न देखिए, ये ITCZ तो भूगोल का है, चलिए मान लिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कहीं ना कहीं पर्यावरण पर कंसर्न हो जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस जैसे आया, मतलब पर्यावरण वाला, हालांकि अब वहां पे ऐसे लिख के तो नहीं आता है प्रश्न में, जो आप MPPCS का एग्जाम देंगे या UPSC का एग्जाम देंगे, लेकिन ये अनुमान लग जाता है कि अब पर्यावरण वाला सेक्शन शुरू हो रहा है, क्योंकि उसके आसपास आपको पर्यावरण का प्रश्न दिखना शुरू हो जाएगा, या साइंस टाइप का प्रश्न दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल खास करके जो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे थे, जैसे कोई उद्योग ही है जिस उद्योग से क्षति हो रही है पर्यावरण को, चूँकि पर्यावरण अब भारत में मतलब मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया है पर्यावरण को आर्टिकल 21 के तहत। ये सब पॉलिटी वाले सर आपको डिटेल में बताए होंगे, मतलब जब क्लासेस चलती हैं तो यह प्रश्न उस पर भी आता है तो बताया ही जाता है। तो पर्यावरण के या स्वच्छ वायु का अधिकार, ये सब मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत जैसे कोई उद्योग है या नगरीय क्षेत्र में वैकेंसी है, जैसे आप सुनेंगे, अभी मैं लगभग बात कर रहा हूँ आपके नवंबर के अंतिम सप्ताह और दिसंबर के प्रथम सप्ताह की, जब दिल्ली में प्रदूषण के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। दिल्ली में स्मॉग इतना ज़्यादा हो गया था, प्रदूषण का लेवल इतना ज़्यादा हो गया था कि लोग जैसा लग रहा था कि उनको अस्थमा हो गया हो। और अभी भी मतलब दिसंबर के हम लोग तीसरे सप्ताह में हैं, लेकिन अभी भी जो पोल्यूशन का लेवल है दिल्ली का बहुत घटा नहीं है। अब दिल्ली सरकार ने कई जगह ऐसे प्रयोग चल रहे हैं कि हल्का सा फुहार के तौर पे पानी छिड़कवाया जाए, ताकि जो स्मोग है, जो डस्ट पार्टिकल्स है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाए। क्योंकि अनुमान मतलब जो प्रदूषण का लेवल है यहाँ पे, वो इस लेवल तक आ चुका है कि जैसे एक व्यक्ति प्रतिदिन 12 से 15 सिगरेट पीता हो, उतनी क्षति उसके लंग्स को होगी अगर वो दिल्ली में रहता है। तो आप अनुमान लगाइए कि ये पैसिव स्मोकिंग टाइप का मामला हो गया, इतना ज़्यादा। और व्हीकल्स जो होते हैं वो 80% महानगरीय या नगरीय क्षेत्र में प्रदूषण के कारण होते हैं। एनीवे,
तो ग्रीन ट्रिब्यूनल उन चीज़ों को फटाफट सुनता है, उनकी सुनवाई करता है, स्पेशली इसीलिए इसको बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है, मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषक हैं। देखिए ये प्रश्न आयोग ने हटा दिया, मतलब उत्तर इसका हटा दिया, यानी इसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसकी भूमिका प्रमुख होती है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 नहीं CO, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड जो ये है और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों जो है NO2 होगा। जो तीनों है वो सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट्स हैं और ये जो रिपोर्ट है कि नगर या महानगरीय प्रदेश में, नगर या महानगरीय प्रदेश में 80% वायु प्रदूषण वाहन या परिवहन से होता है, वाहन या परिवहन से होता है, जिसमें 3 गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, अब यहां ध्यान आपको रखना है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, उसका बाई प्रोडक्ट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये 3 वायु पोल्यूटेंट के तौर पे परमानेंटली हो जाते हैं और जिसके कॉम्बिनेशन से, केमिकल रिएक्शन से स्मॉग आदि का निर्माण भी होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं तो ये छूट जाता है। फिर CO2, चूंकि CO2 अपने मौलिक अवस्था में रहता है, पोल्यूटेंट्स में हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी, लेकिन अवेलेबल तो ये दोनों भी होता है, इसको आप पूरी तरह से काट सकते हैं। लेकिन B और C में फिर एक कंफ्यूजन आएगा, उत्तर B को चुना जाए या उत्तर C को चुना जाए, चूंकि दोनों हो सकता है। हालांकि फिर मैं एक बात रिपीट कर दूं, दोनों में से अगर प्रेफरेबल उत्तर आपको चुनना होगा तो आप B को चुनेंगे। हालांकि आयोग ने इसके उत्तर को हटा दिया, यानी इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया। क्यों इसको चुनेंगे? चूंकि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड अपने मौलिक अवस्था में है। जो पोल्यूटेड कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ना होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो CO होता है, CO2 नहीं होता। अगर आप लॉजिकल चलते हैं और साइंस थोड़ा पढ़ें या नहीं भी पढ़ें तब भी बेसिक चीजें तो जाननी चाहिए। तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की भूमिका सबसे ज्यादा होती है और तब नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड उसकी भूमिका होती है। तो थोड़ा अगर आप ऑप्शंस अवेलेबल में से लेंगे तो B प्रेफरेबल होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषक हैं? यदि ऑप्शन में चलना हो तो आप B को प्रेफर कर सकते हैं। यदि उसमें नाइट्रस ऑक्साइड मिल जाता, यही 3 मुख्य हैं जो कुल पोल्यूटेंट्स के, यानी जो टोटल पोल्यूटेंट्स हैं उनका 80% पार्ट होता है। मतलब कुल पोल्यूशन का 80% व्हीकल से और उनमें 80% होते हैं इन्हीं तीनों गैसों से। तो अगर वैसे चुनना हो तो B होगा। आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया है, लेकिन फिर भी प्रश्न आया है तो डिस्कस करके आपको समझाना, बताना काम है हम लोग का। तो उपयुक्त में से कोई नहीं भी आप चुन सकते हैं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन ये होता इसमें से। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में थोड़ा ये ध्यान रखिए कौन से पोल्यूटेंट्स हैं, खासकर चूंकि अब पॉल्यूशन की वजह से लॉकडाउन तक की व्यवस्था की जा रही है। दिल्ली में 2 बार हो चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। जो अगला प्रश्न है, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? द सनलाइट एनर्जी यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रासायनिक ऊर्जा। बेसिकली अगर आप प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जो वनस्पति समुदाय है, क्योंकि अब ये बायोलॉजी में भी है और इन्वायरमेंट में भी है, जो कि प्रोड्यूसर्स बोलते हैं वनस्पतियों को। तो वनस्पति समुदाय क्या करते हैं कि सूर्य की किरणों से, यानी ये लाइट हो गया, ये प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी, ठीक है, ये जड़ों के माध्यम से H2O का मतलब हुआ जल, और वायुमंडल से O2, साथ में थोड़ा बहुत H2O, वायुमंडल से भी लेते हैं ये। इस H2O में से O2 नहीं CO2,
यानी वनस्पति लेते हैं CO2, CO2 में से C रख के और H2O में से H रख के ये O को मुक्त कर देते हैं, अर्थात यहां पे ध्यान रखिएगा ये O2 को मुक्त कर देते हैं। इसलिए वनस्पति को हम पर्यावरण का मित्र मानते हैं, चूंकि ऑक्सीजन को ये मुक्त करते हैं। अब इस हाइड्रोजन से और इस कार्बन से ये कार्बोहाइड्रेट और पोषण के 4 तत्व बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, साथ में प्रोटीन, साथ में ग्लूकोज या शर्करा और वसा। पूरे पृथ्वी पर पोषण के बेसिक यही 4 तत्व हैं, इन्हीं से सब कुछ बनता है। सबसे पहले इसको वनस्पति बनाते हैं, इसके लिए उसको हम उत्पादक कहते हैं उनको। इसी को फिर जंतु खाते हैं, इसलिए इनको उपभोक्ता कहते हैं। चाहे शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सब के सब जंतु जो हैं उपभोक्ता हैं और सारे के सारे वनस्पति क्या हैं? उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर्स। अब इसमें होता क्या है, आखिर ये चारों तत्व बनते कैसे हैं पोषण के? तो जो प्रकाश ऊर्जा है, लाइट एनर्जी, सूर्य का प्रकाश, उसी प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग करके वो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड में से हाइड्रोकार्बन और फिर अन्य पोषक तत्व बनते हैं। तो उस प्रकाश ऊर्जा का परिवर्तन वो पहले केमिकल एनर्जी में करते हैं, इसलिए कहते हैं फोटोसिंथेसिस। केमिकल एनर्जी में करते हैं और इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। भौतिक तो होगा नहीं, ये और भी कभी नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं का मतलब नहीं है। तो इस सामान्य तौर पर जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जिसने पढ़ा होगा, पर्यावरण में उत्पादन की प्रक्रिया जिसने पढ़ा होगा, अब इसी से खड़ी फसल का कंसेप्ट आता है। खड़ी फसल जो कृषि में आता है वो नहीं, इन्वायरमेंट में खड़ी फसल को बोलते हैं, बायोमास को। तो वो सारा का सारा परसेप्शन या कंसेप्ट यहाँ जुड़ जाता है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर है रासायनिक ऊर्जा। और अगला प्रश्न है, मनुष्य की श्रव्य क्षमता से श्रव्यता क्षमता मीन्स जो ऑडिएबल रेंज है वो क्या है? वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, इसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। देखिए 20 हर्ट्ज से जब कम होता है साउंड, तो उस साउंड को हम आराम से या बेहतर गुणवत्ता के साथ नहीं सुन पाते, जिस पर रिस्पॉन्स आएगा ही ये जरूरी नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति का, बहरा या तेज कोई वैसा सुनता नहीं है, बहरे की बात कर रहा हूँ। लेकिन 20,000 हर्ट्ज को भी हमारा जो श्रवण क्षमता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, अर्थात उसके बाद वो शोर में आ जाता है, अर्थात सुन करके रिस्पॉन्ड करना यानी समझ जाना मुश्किल होता है। क्लियर हो गया? तो इसी बीच मानव जो है अर्थात 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन करके रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इसी को बोलते हैं मानव का ऑडिएबल कैपेसिटी और पोटेंशियल, श्रव्य क्षमता है। तो वैसे साइंस का क्वेश्चन है। इसके बाद खासकर नगरों में देखोगे आप तो ये 20,000 हर्ट्ज से कई नगरों में पार कर जाता है। खास करके आप जैसे दिल्ली महानगर में देखेंगे, इंदौर आदि में तो काफ़ी कम है इस प्रकार का हुड़दंग। दिल्ली में जो इन लोगों ने बुलेट लगा रखा है और साइलेंसर में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स लगा देते हैं कि लगता है ऐसे बंदूक से गोली छोड़ी जा रही हो। ऐसे ऐसे हॉर्न निकल गए हैं जो खतरनाक बाघ या बिल्लियों का आवाज़ निकालते हैं और बहुत लाउडली। मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि हॉर्न दिया गया और सामने वाला घबरा कर गिर गया कि ये कौन सी आवाज़ आ गई है एकाएक, और वो बेसिकली हॉर्न का आवाज़ होता है। तो जो ऑडिएबल साउंड है, साउंड पोल्यूशन तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है। जो कृषि की प्रक्रिया में जो हरित क्रांति के अवयवों का विसरण हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है, जैसे मशीन का, टूल्स का, थ्रेशर का, हार्वेस्टिंग मशीन का, ट्रैक्टर का, तो ओवरऑल या पंपिंग सेट का ही बहुत सब जगह लगाया जा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो प्रदूषण के स्तर को पार नहीं कर रहा है, या प्रदूषण मूलतः हुआ नहीं है ध्वनि प्रदूषण के रूप में। लेकिन नगरों या महानगरों में इस प्रकार से या डीजे जो बजते हैं वो सब ऑडिएबल क्षमताओं से थोड़े परे हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो यही था 28 अर्थात जो 2018 मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग के पीटी में प्रश्न पूछे गए थे। पार्ट फर्स्ट में 10, पार्ट सेकंड में 9, पार्ट 2 में और पार्ट थर्ड में भी 9 प्रश्न यही थे। प्रश्न आपको बता दिया गया, डिटेल में इसको मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आप स्रोत तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी समझें कि जो प्रश्न आया है उसके आसपास जो कंटेंट या कंसेप्ट हैं उनको कैसे गैदर करना चाहिए, ताकि आगे आप पीटी दें तो पास करें, अर्थात अपने चयन को सुनिश्चित करें। तो इसी के साथ ये 2018 प्राइमरी परीक्षा के थर्ड वीडियो को भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुरक्षित रहिए और बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए, सफलता को सुनिश्चित कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।